हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो अब मैं एक नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। ये जो मेरा मनीष गुप्ता एडू चैनल जो है, इस पर मैं लॉ से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा था बहुत दिनों से। बट मैंने सोचा कि जिसमें मैं मतलब पढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं मेरी जो हिस्ट्री है उसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, पॉलिटिकल साइंस में मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। ये मेरे ग्रेजुएटेड सब्जेक्ट थे जब मैं अपने ग्रेजुएशन कर रहा था DU से। तो अब मैंने सोचा है लो करने की, लेकिन लो मैं करता रहूँगा। अभी मेरा नंबर आएगा मेरे लिस्ट में तो ठीक है, वरना मुश्किल ही है। बट मैं जो टीचिंग स्किल्स हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप सभी को पढ़ा सकूँ। ये जो चैप्टर है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 6th क्लास की हिस्ट्री से। जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। 6 to 12, चाहे वो UPSC का बंदा हो चाहे वो SSC का बंदा हो, हर जगह NCERT काम आती है। मैं कुछ बाहर की नॉलेज नहीं दूंगा, बिल्कुल बेसिक नॉलेज दूंगा। जो आपकी NCERT में लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप सभी को समझ आएगा। यदि आप 6ठी क्लास के बच्चे हैं तो आप तब भी समझ सकते हैं। यदि आप एक UPSC एस्पिरेंट है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप तब भी समझ सकते हैं। स्किप करके समझ सकते हैं, इस वीडियो को 2x पे चला के समझ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँ तो पहला अध्याय जो है हमारा हिस्ट्री का, प्रारंभिक कथन, क्या कब कहाँ और कैसे। वैसे तो मैंने इसको कई साल हो गए हैं, मैं भी जब 6ठी में आज से 10 11 12 साल 13 साल पहले जब हुआ तब की ये मेरी क्लास ही है। बट अभी अच्छे से आपको मेरा कर्तव्य बनता है कि समझाने का। ये स्टार्ट होती है कहानी से। जैसा कि आप सभी को पता है 6ठी में जो है कहानी है। 6ठी में जितनी भी हमारी जो हिस्ट्री का किताब हो गई या हमारी पॉलिटिकल, जैसे आप सिविक बोलते हो, सिविक्स बोलते हो, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, ये किताब हो गई, आपकी भूगोल की किताब हो गई, इनमें जो कहानियाँ बताई गई हैं, इनमें जो अध्ययन बताए गए हैं, वो जो है कहानियों के साथ बताए गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पहले चैप्टर पर जो है क्या कब कहाँ और कैसे। तो ये भी एक कहानी से स्टार्ट होती है, राशिदा। राशिदा, अब इसमें छोटे छोटे पात्र दिए गए हैं, पात्र मतलब करेक्टर दिए गए हैं। कोई लड़की का नाम दे दिया, कोई लड़के का नाम दे दिया, उनके सवालों को बताइए कि कैसे बच्चा सोच सकता है ना। तो अब यहाँ पे कोई राशिदा छात्र होगी जिसने पढ़ते पढ़ते ये सोचा होगा कि भाई कल क्या हुआ था या 100 साल पहले क्या हुआ था, और आज हमें कैसे पता लग पा रहा है कि भैया परसों क्या हुआ था या फिर 100 साल पहले क्या हुआ था। तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या कब और कहाँ कैसे हुआ, है ना। तो बहुत आसान है, अपना फ्री होके पढ़ना है। हम आते हैं पहले, मैं अपना स्केच ओपन कर लेता हूँ जिससे कि मैं ड्रॉ करके दिखा सकूँ, बता सकूँ आपको। पहले हम रीडिंग करेंगे तो हम उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। कहाँ कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कैसे पता क्या लगाएं। जिसमें पूछा है कि कैसे पता लगाएं, कैसे पता क्या लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए भी पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है ना। अब तुम किसी, आपके घर में आपके दादा दादी होंगे या फिर आपके मम्मी पापा होंगे, कहानी आपको सुनाते होंगे कि भैया जब मैं अपने ज़माने में था ये होता था, है ना, पता लग पाती थी। लेकिन फिर आप उस चीज़ को इमेजिन तो कर सकते हो कि भाई हाँ ऐसा होता होगा। अब आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि भैया जिस स्कूल में तू जाता था, फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल क्या था, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उस स्कूल से मेरी मम्मी पढ़ी है। तो वो बताती थी कि जिस अब जैसे अब जहाँ से मैं ट्वेल्थ अपनी पढ़ के निकला वहाँ पर बिल्डिंग थी। जब मैं पढ़ के निकला तो वहाँ बिल्डिंग बन चुकी थी। लेकिन वहीं जब मेरी मम्मी पढ़ती थी तब वहाँ पे टेंट होते थे। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आज से सन 1974-72 में वहाँ पे जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ टेंट हुआ करते थे, बिल्डिंग नहीं होती थी। मतलब हमारा देश का विकास नहीं हुआ था। लेकिन मुझे इस चीज़ का किसके बारे में कैसे पता लगा, मेरी मम्मी की स्मृतियों के बारे से पता लगा, क्योंकि उन्हें उनकी वो मेमोरीज याद हैं। उन मेमोरीज को उन्होंने मुझे बताया, देन मुझे पता लगा, ठीक है। अब ऐसे ही इस लड़की के मन में ख्याल आया कि भैया इतने दिन पहले क्या हुआ था, ये राशिदा का समय है। ये जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो ना। अब तुम्हें कभी भी न्यूज़ देखनी होती है तो तुम न्यूज़ जब देखनी होती है तो तुम क्या करते हो, भैया TV देखते हो। कल क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल होने वाला का मतलब टाइम सीरीज नहीं है,
होने वाले का मतलब कल बारिश पड़ सकती है या फिर आज बारिश पड़ सकती है। अब सब तो टीवी तो कोई भी नहीं देखता, अभी सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से वेदर चेक कर लेते हैं। जितने को भी वेदर चेक करना होता है कि अच्छा भाई आज ये मौसम रहने वाला है, आज ये कुछ होने वाला है ना। न्यूज़ से हमें ऐसा पता लग जाता है कल क्या होने वाला है। आज तो इंटरनेट का दौर है, लेकिन उस समय टेलीविज़न मोटे वाले जो टीवी होते थे वो होते थे, रेडियो का दौर था, उससे पता लगता था। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? नीचे लिखा है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। पहली बात, अतीत कल जो बीत गया, कल का मतलब कल जो बीत गया वो भी हमारे आज अतीत के पन्नों में है ना। समझे क्या मतलब ये हर एक पल जो बीतता जा रहा है वो हमारे अतीत ही कहलाता है। अब यहाँ लिखा है एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही है, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे, ठीक है। शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यह फिर विज्ञान के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेलते थे। अभी क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, ये बताना चाह रहा है कि आपके मन में बहुत सवाल आते हैं कि भैया आज के समय में हमारे पास खिलौने के नाम पे क्या है। ये बच्चे पबजी खेलते थे ना, पहले जब हम छोटे थे तो हमें तो कोई प्लास्टिक के खिलौने उससे हम खेलते थे। अब हम बचपन में थे, अब हम बड़े हुए, अब हम सोचते हैं कि भाई आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले भी तो इंसान रहते होंगे, 3000 साल भी तो पहले इंसान रहते होंगे। तो वो जो है वो क्या मतलब बच्चे वहाँ उस समय में क्या खाते होंगे, जो बड़े लोग थे वो क्या खाते होंगे, वो कैसे जीवन अपनी चलाते होंगे, वो खेलते कैसे होंगे, है ना। तो ये कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज की जो साइंस है, आज का जो विज्ञान है वो इतना विकसित हो चुका है कि हमें सब पता है। मतलब सबका मतलब इतना कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें उतना पता है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल 2000 साल पहले जीवन कैसा रहा होगा, है ना। कार्बन डेटिंग आपने एक नाम सुना होगा। अब तो यदि यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट हैं देन आपने ज़रूर नाम सुना होगा कार्बन डेटिंग का। बट यदि आप छोटे बच्चे हो, मतलब 6th क्लास के बच्चे हो, तो कोई बात नहीं बेटा, एक मशीन होती है जिसमें कुछ अवशेष हम लेते हैं कोई भी पुरानी चीज़ का, उस पर रखा जाता है, देन उसको हम कार्बन डेटिंग करते हैं। मतलब उसको हम पता लगाते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी होती है ना। तो उसे कार्बन डेटिंग बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यही बताया गया है पूरे में कि भैया हमारा इतिहास क्या रहा है। यहाँ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पे पेन टैब नहीं है, बट जैसे ही यदि मेरा कुछ रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है दैन डेफिनेटली मैं पेन टैब वगैरह सब खरीदूँगा और एक अच्छा सा शेड्यूल बनाऊँगा और अच्छा सा सेटअप बनाऊँगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी मैं माउस का ही यूज़ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहला सवाल। अब यहाँ पे सवालों को भाग दिया गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया। एक एक सवाल उठाएंगे, एक एक सवाल को समझेंगे। वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, आप स्किप कर सकते हो, आगे 2-2 मिनट 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड आगे कर सकते हो अगर आपको जल्दी है। लेकिन अगर आप तसल्ली से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तसल्ली से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अब लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष से लोग इस नदी के तट पर है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों की आखेट शिकार भी करते थे। आखेट मतलब क्या होता है? आखेट मतलब शिकार होता है। हम और अच्छी हिंदी भाषा में लिख सकते हैं आखेट, हम लिखते हैं शिकार। अब शिकार भी लिख सकते हो, आखेट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जिस एनसीईआरटी ने एक शब्द यूज़ करा है आखेट, तो आखेट का मतलब जो है ये जो है आखेट मतलब शिकार, ठीक है। तो ये है। अब इसमें बोला है कि कई लाख वर्ष पहले लोग जो थे वो एक भूमि पे तो रहते थे, लेकिन भूमि के साथ साथ अब आपको पता है, अब आप खाना खाते हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है खाना खा रहे हो तो प्यास भी लगनी है, पानी भी चाहिए। अब उस समय तो अभी आपका क्या है, घर में फ़िल्टर लग रहा है, जल बोर्ड लग रहे हैं, डायरेक्ट टंकी से पानी आता है, आप पी लेते हो। लेकिन सोचो यदि आपके पास ऐसी कोई सुविधा ना हो, कुआं तक ना हो, कोई आइडिया ना हो, तो कहाँ जाओगे? मतलब आप कहाँ जाओगे पानी पीने के लिए? कहाँ जाओगे? तालाब के पास जाओगे, या एक समुद्र में तो पानी इतना ख़राब होता है कि आप पी नहीं सकते उसे। तालाब जहाँ मीठा पानी मिलता हो, या पहाड़ जहाँ झरने बह रहे हो,
वहाँ का पानी मीठा होता है। तो वहाँ लोग शुरुआत में जैसे जैसे इंसान की मानसिकता बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे उन्होंने सोचना स्टार्ट करा और वो तटीय इलाके पे रहे, मतलब जहाँ तालाब थे, जहाँ झरने थे, जहाँ नदियाँ थी, वहाँ रहने स्टार्ट हुए। तो यही बता रहा है कि एक नीचे मैप दिया हुआ है, एक नक्शा दिया हुआ है जहाँ पे नर्मदा नदी के पास इन्होंने बोला कि पता लगाओ कि लोग कहाँ रहते थे। ये रही एक आपकी नदी, सॉरी इन हमारे प्रिय भारत का मैप, आपकी नर्मदा नदी ये है, ये जहाँ मैं लाल लाइन कर रहा हूँ ये आपकी नर्मदा नदी है। तो स्टार्टिंग में लोग इस जगह रहना, यहाँ कह रहा है कि ये इस जगह रहना स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ इस जगह रहना लोगों ने स्टार्ट करा। अब जब जहाँ तब तटीय इलाके के पास लोग रहे वहाँ उनका विकास हुआ, उनकी खेती बाड़ी, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीनें थी, वहाँ की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ बनी, जहाँ पर अच्छे से खेती बाड़ी हो सकती थी, ठीक है। खेती बाड़ी हो सकती थी तो मतलब खाना अच्छा बन सकता था, मतलब खाना अच्छा उग सकता था, खाने लायक हो सकता था। शिकारी उस समय के लोग करते थे, शिकार करते थे, उससे अपना भरण पोषण जो भी था वो करते थे। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे उन लोगों ने अनाज उगाना स्टार्ट करा, गेहूँ, बाजरा, चने, ये सब किसकी वजह से, किसके बदौलत, क्योंकि वो तटीय इलाके पर है। तटीय इलाके की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ किसी भी तरह का जो खेती बाड़ी होती है वो बहुत अच्छे से हो पाती है, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने रहना स्टार्ट करा। आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिमी के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ फल फासलों का उपजाना आरंभ किया। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वही इन्होंने थोड़ा अच्छे में लिख दिया है। मतलब थोड़ी ऐसी लैंग्वेज जो आपके डायरेक्ट समझ में ना आए, लेकिन अच्छी बात है अगर आप इस लैंग्वेज को समझ जाते हो, नहीं तो मैंने आपको समझा दिया है। जो मैंने बताया कि तटीय इलाके के पास जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती हैं, वहाँ 8000 वर्ष पहले हमारे ये ना 8000 वर्ष पहले इस जगह 8000 वर्ष पहले लोग रहे, स्त्री पुरुष जो थे उन्होंने खेती बाड़ी स्टार्ट करी, गेहूँ, जौ, ठीक है, जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब इन्होंने कुछ कस्बे बनाए, गांव में रहना स्टार्ट करा इन्होंने, ठीक है, लिखा है ना, गांव में रहना स्टार्ट करा। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य। विंध्य किसे कहा जाता है? आपने सुना होगा जन गण मन नदियाँ है, उसमें विंध्य आता है, विंध्य हिमाचल, है ना। तो विंध्य क्या है? विंध्य जो है हमारे इस भारत का जो बीच का पोर्शन जो होता है, जितना भी ये जो बीच का पोर्शन है ना, इसको विंध्य बोला जाता है ना। तो ये पूरा विंध्य हो गया, जिसमें हमारा मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है, राजस्थान भी विंध्य में आ जाता है, और आपका साइड के जो क्षेत्र हो गए आपका, जैसे झारखंड हो गया, ये आपका विंध्य में आ जाता है। इसके ऊपर जाओगे इतना जो है आपका उत्तर पूर्वी इलाका है, ये पूरा आपका उत्तर पूर्वी, बिहार भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और बंगाल भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये पूरा आपका उत्तर पूर्वी है। यहाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। उत्तर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ कि आप समझ सको अच्छे से। मेरा यही एक पढ़ाने का गोल है, लक्ष्य है। तो ये उत्तर पूर्व इलाका है, ये विंध्य है, पूरा बीच का पार्ट जो है विंध्य है, इसमें मध्य प्रदेश आ जाता है आपका, है ना। राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है क्योंकि मेरे पे कोई पेन टैब वगैरह नहीं है, बट मैं माउस पे जो है अपनी फिंगर से ही क्लिक करके लिख रहा हूँ। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या मेरी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कुछ ना हो। हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, थैंक यू सो मच। कंप्यूटर को थैंक यू सो मच बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो है थोड़ा बहुत हैंग कर जाता है, जिस वजह से मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करें। ये आपको कह रहा है कि प्रयास करो, मुझे भी कह रहा है प्रयास करो, या एसएससी का या यूपीएससी का कोई भी स्टूडेंट है उसको भी कह रहा है प्रयास करो, तो प्रयास करना चाहिए, है ना। ये आपका सिंधु रिवर इधर की तरफ होता है, जितना भी ये जो है ये आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी है ना। मैं एक बार आपको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ।
ये सिंधु नदी जो है ऊपर से बहती है, देखो यहाँ से कश्मीर से, हमारा जो जन्नत बोलते हैं ना कश्मीर को, यहाँ से बही 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 बहते 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 ये पाकिस्तान के गुजरात में जाके निकलती है ना। तो ये सिंधु नदी है, और सिंधु से हिंदू, मतलब सिंधु के पार वाले जो लोग थे उन्हें हिंदू कहा जाता था। एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी मैंने, ठीक है। आगे जैसे जैसे मैं हिस्ट्री की क्लास लेता रहूँगा वैसे वैसे आप सभी को बताता रहूँगा क्या कहानी है, क्या इतिहास है हमारा। आगे बढ़ते हैं। सहायक नदी की उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी किसे कहा जाता है? एक जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ आपको समझने की चीज़ ज़रूरत है, मैं हूँ आपके लिए आपको समझाने के लिए। यहाँ लिखा है सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियों में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। पहले हम जानेंगे कि सहायक नदियाँ क्या होती, ठीक है। मान लो ये थोड़ा स्पेस यहाँ पे खाली है, मान लो ये पहाड़ हो गए, ठीक है, ये जो हो गए पहाड़ हो गए। अब यहाँ से एक बहुत बड़ी नदी बहते हुए ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आ रही है ना, या सीधी मान लो। अब छोटा मान लो यहाँ से थोड़ा बहुत पानी बहते हुए आ रहा है। ये नदी है जो साइड से आ रही है, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, है ना। और ये जो बीच से आ रहा था, जो मैं ये बता रहा था, इसे को थोड़ा और मोटा कर देते हैं जिससे कि हम समझ सकें कि एक बड़ी नदी है ना। ये देखो, अब हम समझते हैं। अब एक नदी ये छोटी सी आ रही है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना ये चीज़, एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई। अब ये छोटी छोटी नदियाँ, ये सहायक नदियाँ, क्या नदियाँ? सहायक मतलब ये नदी किसी एक नदी में जाकर मिल जाएंगी और वो बड़ी नदी बन जाएगी। किस में मिल रही हैं आपके यहाँ? बड़ी नदी तो ये है बीच वाली जो मैंने बनाई है अभी, तो ये इसमें मिल रही है। सहायक नदी ये हो गई और ये बड़ी नदी हो गई। इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करिए। इस सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाता है। ये मैंने आपको ड्राइंग के साथ एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। अब बताया कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। वही मैंने बताया कि किसी भी पानी या तटीय इलाके के पास या नदी के पास लोग जो है आना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें खाने पीने या ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, तो वहाँ खाने पीने की और पानी पीने की सुविधा हो जाती है, तो वहाँ लोग सुविधा के पीछे जाते हैं, है ना। कहते हैं ना, ज़रूरत ही आविष्कार की जननी होती है। तो यही गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा तथा सहायक नदी सोन का पता लगाओ। हम यहाँ चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा ख़राब कर दिया है, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये साफ़ हो गया है। ये बोला है कि गंगा नदी का पता लगाओ। गंगा नदी कहाँ से आती है? गंगा नदी आती है हिमालय से, जहाँ हमारे कौन रहते हैं? हमारे शिव जी रहते हैं, कैलाश पर्वत पे रहते हैं। वैसे तो उनका हर जगह है, बट हिमालय पे भी हम मानते हैं। तो ये गंगा नदी मान लो यहाँ से आ रही है, ओके। अब ये बड़ी नदी है, गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। ये गंगा नदी है। इसी से कटते हुए ये गंगा नदी बहुत आगे तक जा रही है, बंगाल से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, बांग्लादेश की छोर पर जाके बह जा रही है, ठीक है। हिमालय से निकल कर बांग्लादेश जा रही है और आपका अलग अलग जगह जा रही है। जैसे मान लो यहाँ से भी ये जो एक सहायक नदी निकल रही है चंबल की, है ना। अभी सोन नदी और गंगा नदी की बात करी थी, तो यहाँ से डायरेक्शन जहाँ मुड़ा वो सोन नदी की तरफ। ये मध्य प्रदेश है, जहाँ ये सोन नदी जा रही है ना, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये जो है सोन नदी है। तो यही पर पूछा था कि भैया गंगा नदी और सोन नदी का प्रयास करें, बता दिया भैया। ये गंगा नदी जा रही थी, है ना, और साइड से एक इसकी दिशा बदली तो ये सोन नदी में तब्दील हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझाते हैं।
लिखा है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, है ना। ये अभी पढ़ने होंगे नहीं आप, अभी 8वीं या 9वीं में आ जाओगे तब आप पढ़ोगे कि मगध क्या था। आज जो हम बिहार देखते हैं ना पिछड़ा हुआ है, वो बिहार एक समय पे इतना कुशल था, इतना विकासशील था, विकास था उस राज्य में, उस देश में, बिहार में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। चलिए आगे, अभी आप छोटे हो, बड़े हो जाओगे तब आप समझोगे। यह 7वीं 8वीं में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, मतलब अभी मैं क्लास धीरे धीरे ले रहा हूँ। तो यही बात करी कि ये जो गंगा नदी के नीचे बताया ना यहाँ पे, चलो आपको बता देता हूँ मैं, अपने फिर से आता हूँ, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। हमारी जो मगध है, मगध बिहार, ये यहाँ है ना। कोई वो नहीं है, मुझे अच्छे से याद है कौन सा स्टेट कहाँ पर है। मैं मतलब शुरू से इन सब में इंटरेस्टेड हूँ, तो नॉलेज रखता हूँ इन सब चीज़ों की। तो यहाँ बिहार उपलब्ध है। यहीं जो है शासक पैदा हुआ, एक से एक शासक, मतलब एक से एक राजा बने, जिनका विकास, जिन्होंने अपने राज्य का विकास करा, जिन्होंने अपना क्षेत्रफल बढ़ाया। मान लो यहाँ से वो पैदा हुए, उन्होंने इतना में कब्जा करा, देन पूरा इतने में कब्जा करा, है ना, इतने में पूरा कब्जा करा, तो बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत पहले पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। फ़िलहाल जो पूछा है वही बताने की कोशिश करूँगा। एक बार लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानियों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, ठीक है। उनके लिए असंभव नहीं था। अंततः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जगह जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरुओं की शिक्षा और सलाह देते वे एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग, नए लोग रोचक स्थानों में खोजने की चाह में उत्सुक के यात्रा क्या करते थे। इन सभी छात्र यात्रा लोगों, तो यहाँ क्या कहा गया है, आज लोगों की यात्रा क्यों करते हैं। चलो पहले इसे समझा देता हूँ यहाँ क्या किस बात की करेंगे। देखो, आज हम जिस तरह से रहते हैं, आप हो, ठीक है बच्चों, आप कहीं घूमने का मन करता है। मान लो आप दिल्ली में हो, अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं मुंबई घूमना चाहता हूँ, है ना, मुंबई में जाना चाहता हूँ। या फिर मान लो कल को दिल्ली में इमरजेंसी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो लोग यहाँ से पलायन करते हैं। जो मतलब बाहर के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, वो यहाँ से पलायन करते हैं, मतलब पलायन मतलब जाते हैं, और उसके बाद अपने राज्य जाते हैं जहाँ वो अभी सेफ हो सकते हैं कुछ समय के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बाढ़ आई थी दिल्ली में, तो वहाँ लोग जो थे बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो गए थे, किससे, आपदा से, तो उन्होंने यहाँ से पलायन करा। अब जब सब नॉर्मल हो गया तो वापसी आ जाएंगे। तो ऐसे ही उस समय भी होता था, लोग इमरजेंसी पड़ती थी, आपातकालीन इमरजेंसी पड़ती थी, कोई बाढ़ आ जाता था, कोई किसी राजा ने, उस समय तो कोई कानून वानून होता नहीं था, राजा का शासक था, जो सबसे ताकतवर होता था वो दूसरे पे, कमज़ोर पे हमला करके उस क्षेत्र को ले लेता था, साथ में वहाँ के लोगों को भी मारता था। तो उससे बचने के लिए लोग पहले ही पलायन कर जाते थे। या कुछ वो लोग थे जो इच्छुक थे कि भाई मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो लोग थे। ऐसे ही लोग अपने इच्छा अनुसार इधर से उधर, उधर से इधर जाते रहे, कुछ सामान लेके गए। अब आप हो, दिल्ली से आप जा रहे हो यूपी। अब यूपी में आप जाओगे अपने गांव में, तो अपने परिवार में जाओगे तो कुछ दिल्ली से तो लेके जाओगे ना, कि हाँ भाई दिल्ली से लड़का आया है, तो यही बात है। ऐसे ही उस समय लोग होते थे, यहाँ से अपना सामान दूसरे राज्य में लेके जाते थे, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर लेके जाते थे। लंबी लंबी यात्रा होती थी, बड़ी बड़ी यात्रा होती थी, पर्वतों के ऊपर यात्रा होती थी, नीचे यात्रा होती थी, मतलब पर्वत चढ़ना, एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोजर करना, एक्सप्लोर करना कि भैया क्या हो सकता है उस जगह पर, है ना, ऐसी। तो ये इंसान का क्यूरियोसिटी है जो बढ़ाती है कि भैया यार क्या हो सकता है, ये वो ये, है ना, तो ऐसे ही होता है। तो इसमें यही है, बोला गया है कि धार्मिक गुरु
या फिर जो शिक्षक या जो टीचर होते थे वो पढ़ाते थे, जो भी थे अपनी जो धर्म की बातें होती थी, अच्छी बातें होती थी, वो बताते थे कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है ना। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियों, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, वह पर्वतों की ऊंचाई से छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से जो कुछ भी लोग यहाँ आए और यहीं बस गए लोग। अब मान लो, अभी पहले और थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, देन आपको समझाऊंगा, ठीक है। इस अफगान में हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध कर कई सौ वर्षों से लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने या तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब मान लो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि कुछ लोग थे, मान लो उस समय जो कुछ हम पे उपलब्ध नहीं होता था उपकरण, है ना, टेक्निकल कोई भी चीज़ उपकरण नहीं होती थी, ना फ़ोन होता था, मदद नहीं मांग सकते थे। कोई व्यक्ति बिहार से उठता है या नेपाल, बिहार से उठता है मान लो, और वो नेपाल की ऊंची पर्वतों के पास जाता है जहाँ लोग बस सकते हैं, जहाँ लोग पहाड़ों की, वहाँ की मतलब वो व्यक्ति जो था बिहार से जो गया था उसकी नेपाल के पहाड़ों की सुंदरता देखते हुए वहीं रुक गया, है ना। अब उसे आने में मुश्किल हो गई है, अब वो वहीं फंस गया, 1 साल हो गया नहीं निकल पा रहा, 2 साल हो गया, तो वो क्या मन बना लेगा कि अब भैया यहीं मेरी ज़िंदगी रहेगी, तो वो वहीं अपना जो है उन्हीं के साथ जहाँ वो गया था घूमने, वहाँ पहले से जो लोग रहे थे उनमें ही घुल मिल जाएगा। अब बिहार की जो लिट्टी चोखा है मान लो खाने पीने की डिश, वो वहाँ बता रहे कि भैया ये हमारे इस इलाके में खाया जाता है। तो ऐसे जो है संस्कृतियाँ मिली और इनका समृद्ध हुई, मतलब और इनका विकास हुआ मिल मिलकर। अब आज हम जीन्स पहन रहे हैं, आज हम ये टी शर्ट पहन रहे हैं, क्या ये इंडियन की देन है? ये कपड़ा तो भले ही भारत की देन हो सकती है, लेकिन इस तरह का टी शर्ट ये हम बाहर की कल्चर का पहन रहे हैं, है ना। तो हमारी समृद्धि है, जो हमारी संस्कृति है, इनका विकास हुआ ना। ऐसे ही उस समय विकास होता रहा कि एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति गया और अपनी चीज़ें वहाँ पे बताई, ये देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, उन लोगों ने भी अपनाया, ऐसे उनकी संस्कृति का भी विकास हुआ, उनकी संस्कृति में बदलाव आया, ठीक है, और उनकी सोचने समझने की क्षमता भी जो है बढ़ी। देश के नाम, अपने देश के लिए हम पर्याय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने बताया कि लोग सबसे पहले जो जिन्हें कुछ अकल नहीं थी, जो हज़ारों साल लाखों साल पहले, उन लोगों ने क्या करा, समुद्र या तटीय इलाके पास, पानी के इलाके के पास रहना स्टार्ट करा। अब जब मान लो 10-15 लोग, 100 लोग, 300 लोग, 400 लोग एक पानी के पास रह रहे हैं, वहाँ पे गेहूँ वगैरह उगा रहे हैं, सब उगा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो परिवारवाद भी कर, परिवार मतलब परिवार भी बनाएंगे, 5 बंदों का परिवार, 6 बंदों का परिवार, 10 बंदों का परिवार, और वो परिवार बनाएंगे तो एक ही घर में रहेंगे। मान लो 5 बंदे गए हैं, वो एक घर में रहेंगे, दूसरा 10 बंदों का है, वो एक घर में रहेंगे, तो ऐसे कई सारे घर बन जाते हैं। मान लो 100 घर बन गए, तो 100 घर के पूरे इस इलाके को क्या बोला जाएगा, गाँव। ऐसे ही एक गाँव यहाँ बस गया, एक गांव पर्वत पर बस गया, एक गांव कहीं 100 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर बस गया, और इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, एक देश बोला जाएगा, एक राज्य बोला जाएगा, है ना। अब जब इस चीज़ को राज्य बोला जाएगा या देश बोला जाएगा तो इसका ऑब्वियस ही बात है नाम भी होगा। जैसे हर चीज़ का नाम होता है, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, मेरा नाम मनीष गुप्ता है, आपका नाम जो मर्जी नाम होगा, है ना, तो नाम भी रखना ज़रूरी है। तो ऐसे ही देशों के नाम पड़े। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रिय भारत, भारत के कई नाम हैं, भारतवर्ष रहा, आर्यभरत रहा, ठीक है, इंद्रप्रस्थ तो हमारी राजधानी है भारत की प्राचीन काल की, है ना, और आपका इंडिया नाम है, अंग्रेज़ों ने जो दिया हमें, है ना, हिंदुस्तान नाम है, तो बहुत से नाम रहे। ऐसे ही लिखा है यहाँ पे, अपने देश के लिए हम पर्याय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते रहे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम के ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस और इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश के इंडिया कहा। सॉरी मैं गलत था, अंग्रेज़ों ने नहीं बोला, ऐसा लगा मुझे कि अंग्रेज़ों ने दिया, बट मैं गलत था, ओके।
ऐसा होता है ना, दिमाग से उतर जाता है, पढ़ाते पढ़ाते भी बच्चों के जो पढ़ा रहे हैं उस टीचरों के भी कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। अब ये नाम किसने दिया, इंडिया नाम किसने दिया? जो भारत के आगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आगे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के आगे ईरान है, इराक है, वहाँ के जो लोग थे, ईरान के थे, जो अरब की तरह के जो लोग थे, वहाँ से जो लोग आए, यूनानी जो लोग थे, यूनानी कौन थे? यूनानी पश्चिमी में जो हमारे आजकल के जो इटली, फ्रांस, ये सब है ना, ये सारे उधर के एरिया को यूनान बोला जाता था। तो वहाँ से भी लोग यात्रा करते हुए भारत में आए। भारत एक समृद्ध देश था जहाँ पर लोग, सभी लोग आना चाहते थे, दुनिया के लोग आना चाहते थे, जैसे आज आते हैं, है ना। तो उन लोगों ने इस जगह को इंदोस बोला, हिंदोस बोला, क्योंकि यहाँ जो सिंधु नदी थी वो फेमस थी। उनकी जो जवान थी, उनकी जवान से शाह शब्द नहीं निकलता, वो शाह होते होते हाँ में बदल गया, हिदोस बोला, किसी ने इंदोस बोला। इसी नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा, है ना। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम क्या है, चलो ऊपर आते हैं, आपको समझाता हूँ। उत्तर पश्चिमी हमारा इस इलाके को कहा जाता है। ये भारत का, हमारा प्रिय भारत का मैप हो गया। उत्तर पश्चिमी इस जगह को किया जाता है। ये जो इलाका है ना पूरा, ये पूरा इलाका उत्तर पश्चिमी है। इधर का उत्तर पूर्व है ये, लेकिन उत्तर पश्चिमी है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी, छोटे उसमें लिख रहा हूँ, जैसे लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारा इलाका हो गया उत्तर पश्चिमी भारत। तो यहाँ के लोगों ने क्या बोला अपने आप को? यहाँ के लोगों ने भारत बोला। यहाँ के लोगों को भारत के नाम से बुलाया गया, भारतीय के नाम से बुलाया गया सबसे पहले। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिमी लाने, अपने आप को इन लोगों ने, जो उत्तर पश्चिमी जो मैंने ऊपर दिखाया, उन्होंने अपने आप को भारत बोला। समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। अब हमारे देश में, भारत देश में सांस्कृतिक रूप से जो सबसे पुरानी किताबें मानी जाती हैं वो वेद मानी जाती हैं। वेद आपको पता होगा, जो ब्राह्मण, जो पंडित लोग पढ़ते हैं, प्रत्येक हिंदू के घर में जो देवी देवताओं का पता लगता है वो वेदों की वजह से पता लगता है ना। वेदों ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है पूरे संस्कृति को, पूरे समाज को, पूरी इस दुनिया को। तो इस चीज़ का भी जिक्र जो है वेदों में मिलता है। सबसे पुराना लिखित किताब या सबसे पुराना जो किताब है विश्व का, पूरी इस पृथ्वी का, गोले का, वो है ऋग्वेद। वहाँ से इसका जिक्र मिलता है, लिखा है ना। ऋग्वेद की कृति लगभग 3500 वर्ष पुरानी, सोच सकते हो। ताड़पत्रों, अब ये मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ। ये जो लिखा है ना बेटा, ये पाली भाषा में भी पहले लिखा जाता था और ये संस्कृत भाषा में भी लिखा जाता था और तमिल में भी मिल जाएगा आपको। पहले ज़माने में जो लोग थे, आज से 1000-1500 साल पहले, पन्ने तो होते नहीं थे। आज के हम तो इन्वायरमेंट को वेस्ट कर रहे हैं, पर्यावरण को वेस्ट करके पेड़ों को काटते हैं, उनसे पेपर बनाते हैं, लाखों पेड़ों को काटते हैं। लेकिन उस समय नहीं था। उस समय ताड़ के पत्ते होते थे, उन पत्तों पर यदि कुछ लिख दिया जाए ना तो वो हज़ारों साल के लिए प्रिजर्व हो जाते थे, है ना। प्रिजर्व मतलब रखा जा सकता था, कुछ इंक नहीं छूटने वाली। आजकल आज का कुछ लिख दोगे, 100 साल बाद देखोगे वही पन्ना पीला मिलेगा, है ना। तो उस समय की चीज़ें आज जो पाई गई होंगी कई हज़ारों साल बाद हमारे देश में, वो उससे पता लगा हमें कि अच्छा भाई ऐसा होता था, ये भारत बोला जाता था, है ना। तो ये लिखा है साइड में, इस चीज़ को बोला जाता है ताड़ के पत्तों पर। ताड़ के पत्तों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठभूमि। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ के छाल से बनी ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, है ना। ये नीचे है, ये ताड़ के पत्ते से बने हुए हैं, ताड़ का पत्ता बोला जाता है इस चीज़ को। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अब हम कैसे जानते हैं अतीत के बारे में? पहला तो सबसे पहला ये एक सोर्स बता देता हूँ, स्रोत बताता हूँ। हमें पुरानी से पुरानी चीज़ें पाई जाती है, ज़मीन की खुदाई करते तो मिलता है ना एक स्रोत, तो वो मिल गया कि भैया अच्छा ये अतीत है,
बाकी एनसीईआरटी ने जो बताया वो मैं आपको समझा देता हूँ। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकें को ढूंढना और पढ़ना। जैसे मैंने ये बोला, ये कहीं ना कहीं तो मिली होगी ना अतीत में, मतलब किसी व्यक्ति को मिली होगी इतिहास में। अतीत मतलब इतिहास है ना। तो उस चीज़ को हम ढूंढते हैं, फिर उस चीज़ को हम देखते हैं कि भैया कौन सी भाषा लिखी है, फिर उस भाषा को हम समझते हैं, देन हम उसको एनालाइज करके बताते हैं कि ओ ये होता है, ये हुआ था उस समय, है ना। तो यही चीज़ है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि क्यों कहा जाता है ना। अगर पहला क्वेश्चन अगर आप छठी क्लास में और ऐसा कोई सवाल आता है कि जो हमारी पुरानी पांडुलिपियाँ होती थी वो किस पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती थी। आप ये उत्तर लिख सकते थे, 1 नंबर का आ सकता है। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि पांडुलिपि कैसे लिखी होती थी। हस्तलेखन लिखी होती थी, हाथों से लिखित रूप से होती थी पांडुलिपि। एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो बन रही है नहीं बन रही, कहीं मेरे लिए दिक्कत ना हो जाए। वीडियो बन रही है, ठीक है। क्लियर प्रूफ होने वाली मैन्यूस्क्रिप्ट, इन्हें इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है, लैटिन शब्द को, ठीक है, जिसे अर्थ हाथ है, हाथ से यह निकला है, ठीक है। वही जो मैंने बताया वही है। हाँ, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अगर पूछ लिया कि भैया कौन से पेड़ से मिलती है, तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। हिमालयों में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड में, नेपाल में, जो हिमालय है, हिमाचल प्रदेश में। इतने वर्षों में, 1 मिनट में देख लेता हूँ कितने पेजेस रह गए। अच्छा 5th पेज पे हूँ, ठीक है। इतने वर्ष में कई पांडुलिपियाँ को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों व विहारों में प्राप्त होती थी। मंदिर तो आपको पता है, मंदिर तो पता है ना, मंदिर में हमारे भगवान वास करते हैं। विहार में भी हमारे बुद्ध भगवान वास करते हैं, लेकिन विहार जो है वहाँ हमारे शांति के देवता, हर देवता शांति के होते हैं। वैसे तो बुद्ध भगवान, जिनको देखते ही आँखों में शांति प्राप्त होती है, जहाँ बुद्ध भगवान को पूजते हैं उस जगह को विहार बोलते हैं, ठीक है। बिहार, बिहार राज्य नहीं, बिहार। वो बात अलग है कि पूरे बिहार भी बुद्ध की वजह से जाना जाता है। और भी अन्य चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिहार जाना जाता है, बिहारों में प्राप्त होती हैं, ठीक है। मान लो उस समय कई लोगों ने, कई जो शासक होते थे बाहर के, जो आक्रमणकारी होते थे, वो आके हमला करते थे, सब तहस नहस कर देते थे, है ना। उसमें कुछ किताबें भी होती होंगी, कई किताबें भी होती होंगी जो चल जाती होंगी, लड़ाई के दौरान ख़राब कर दी जाती होंगी या बह जाती होंगी। लेकिन कुछ मंदिरों में जो किताबें रह गई, उनसे हमें इस इतिहास का पता लगता है। जो विहारों में किताबें रह गई, उनसे हमें पता लगता है। किताबें से मतलब पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, जो ऊपर मैंने दिखाई, क्या होती हैं, ताड़ के पत्तों पर लिखित जो चीज़ें होती हैं उसको पांडुलिपियाँ बोला जाता है, ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधि विज्ञान आदि से प्रकार विषय चर्चाओं मिलती हैं। अब इन्हीं किताबों को, अब मैं हूँ वहाँ, मेरी इतनी सारी किताबें रखी हैं। अब उन किताबों को आप पढ़ोगे तो उस पर आप पता लगेगा, अरे भाई ये तो साइंस की किताब है, ये तो बायोलॉजी की किताब है, अरे ये तो लॉ की किताब है ना, ये तो कानून की किताब है, ये तो विज्ञान की किताब है। सेम इन्हीं चीज़ों से पांडुलिपियों से मैं पता लगता है, अच्छा भाई ये तो औषधि के बारे में लिखा है, मतलब दवाइयों के बारे में लिखा है। अरे भाई ये तो राजा कैसे अपने रहते थे, उनके बारे में लिखा है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से हमें पता लगती है कि 1000 साल पहले कैसे लोग क्या करते थे, क्या कैसे रहते थे या कैसे होते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर, अंडरलाइन कर देता हूँ, नहीं तो आपको पता लगेगा कहाँ से पत्थर बन गया। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों उत्कीर्ण किए गए हैं, मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने देशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोगों उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार अभिलेख भी मिलते हैं। ये जो चीज़ है ना, ऊपर मैंने आपको पांडुलिपि बताई, अब ये जो है ना, ये जो है ये पत्थरों पे लिखी गई है। ये जो भाषा दिख रही है ना आपको, ये पत्थरों पे लिखी गई है।
मैंने बताया ना पहले ज़माने में पेपर तो होते नहीं थे कि भैया पेपर पे लिख दिया, बुक कर लॉक करके रख दिया, नहीं, पहले ज़माने में ऐसा होता था। इन चीज़ों पर दीवारों पर लिख दिया जाता था ताकि उस चीज़ को कोई नष्ट ना कर सके। इन चीज़ों इस अब जो दीवारों पर लिखित चीज़ें होती थी ना, उसको बोला जाता था अभिलेख। अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातुओं जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जो राजा महाराजा होते थे ना भाई, अपनी गथा गाने के लिए कि भैया मैंने इसको हराया, भैया मैंने उतना कब्जा कर लिया, भैया मैंने उतना कब्जा कर लिया, मैं इतना ताकतवर था, है ना, उस चीज़ को बताने के लिए लोग पत्तों पे लिखवाते थे, ताड़ के पत्तों पे। कुछ जो महान शासक होते थे जिन पे ज़्यादा पैसा होता था, वो दीवारों पे गड़वा देते थे ताकि वो सालों हजारों साल तक लोगों को दिखता रहे। जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों से विवरण उत्करवाया। उदाहरण के लिए पर्याय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा लाखा मिलता है। मतलब इनसे हमें पहले तो पता लगता है कि भैया पहले हमारे राजा कौन से राजाओं ने किन किन के साथ युद्ध करा। अधिकांश रूप से इन्हीं का पता लगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या तो राजा का जीवन का पता लगेगा या कि कौन सा युद्ध कहाँ पे करा, कौन सा जीता, ये सब पता लगता है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है ना। कंधार कहाँ है? पाकिस्तान के आगे जो देश है वो अफगानिस्तान, वहाँ तक हमारा देश सीमा फैला हुआ था। उस समय ये चीज़ पाई गई, ठीक है, वहाँ से ये पत्थर पाया गया। क्या तुम बता सकती हो, मतलब ये पूछना चाह रहा है एनसीईआरटी, कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने को क्या लाभ था, ऐसे करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त उनमें कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अवशेषों का चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह जरा बर्तनों, ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर, अभी बता सकते हो क्या तुम? अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि पत्थर पर लिखने का क्या कारण होता था, है ना। अगर आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना होगा तो आप आराम से बता दोगे। यदि ऐसा सवाल आपके सवाल पेपर में पूछ लिया जाए तो आप आराम से बता दोगे कि हाँ भाई मनीष गुप्ता भाई ने या मनीष सर ने ये बताया था कि भैया जो ताकतवर राजा होते थे, अपने युद्ध जो जीत चुके होते थे, उन युद्धों को बताने के लिए या अपनी जीवन शैली बताने के लिए वो इन बातों को पत्थर पर गड़वा देते थे, जिससे कि ये लंबे समय तक लोगों के दिमाग में या स्मृतियों में रहें। ये था इसका कारण। बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से डेफिनेशन में, शॉर्ट डेफिनेशन में, बड़े समझदारी से मैंने बता दिया है, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद क्या होता है? पुरातत्वविद क्या होता है? जो व्यक्ति या जो छात्र इतिहास में अच्छे से पढ़ाई कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई इतिहास में करी है, अब मैं आगे की पढ़ाई राजनीतिक विज्ञान में कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रुचि राजनीतिक विज्ञान में थी, लेकिन मेरा इतिहास भी अच्छा विषय था, ठीक है। तो इसलिए मैं पुरातत्वविद अभी नहीं कहलाऊंगा। पुरातत्वविद उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इसमें रिसर्च तक पढ़ाई कर लेता है, मतलब पीएचडी तक पढ़ाई कर लेता है और उस चीज़ पे खोज करने लगता है, नई नई चीज़ों पे, पुरानी चीज़ों पे खोज करने लगता है, तो उसको पुरातत्वविद कहते हैं। जो पुरानी चीज़ों को निकाल लिया, अरे भैया ज़मीन से 1000 साल पुराना मटका निकल गया, अब मटके को छानबीन करेगा, कितना पुराना था, किसका मटका था, कौन गरीब यूज़ करता था, कौन अमीर यूज़ करता था, है ना। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ठीक है, ये लिखा है ना, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, ठीक है, ये चांदी का, ये देखो 5 रुपये का सिक्का होता है ना हमारे ज़माने में, आज 10 रुपये का सिक्का होता है, उस समय का सिक्का है। इसे जब तक नहीं दोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उस समय का। मटका तो भैया हमारे देश में बहुत पुराना है, आज भी आप यूज़ करते होगे। मटके का पानी सबसे बेस्ट होता है। पूरा गला सूख गया बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है। ये सिक्के कब आए? 2500 वर्ष पूर्व, है ना। पात्रों का प्रयोग 4700, और ये कितने साल पुराना है? ये 4700 साल पूर्व, 4700 साल मतलब 4700 साल पुराना है। बच्चों को हिंदी में गिनती नहीं आती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर हिंदी में गिनती आती तो आप बहुत समझदार हो, 6ठी क्लास के बच्चे होते। अगर यूपी एसएससी या फिर किसी की भी तैयारी करो तब तो आपको आराम से आती होगी। ये लो, ये 2500 साल पुराना, ये 4700 साल पुराना। आगे बढ़ते हैं।
लिखा है, वही लिखा है कि जो हिस्ट्री के जो रिसर्चर होते हैं वो उस चीज़ को जो मिले, आभूषण मिले, ज्वेलरी मिली, ठीक है, या सिक्के जो मिले, उन चीज़ को खुदाई करी, मिट्टी की खुदाई। हमें कोई भी पुरानी चीज़ कब मिलती है? जब हम ज़मीन को खोदते हैं। ज़मीन को खोदेंगे तभी तो हमें अवशेष मिलेंगे, या हवा में लटकते हुए मिलेंगे? नहीं, हवा में लटकते हुए नहीं मिलते। ज़मीन, इतिहास को जानना है तो ज़मीन को खोदना पड़ेगा, ज़मीन को छानना पड़ेगा, तब इतिहास का पता लगता है। हड्डियाँ भी मिल जाती हैं, कंकाल भी मिल जाती हैं, फिर उन कंकालों पर भी रिसर्च होता है ना। यदि हम आज पता लगाते हैं कि भैया डायनासोर एक समय पे होते थे, तो वो उनके कंकालों से, जो बड़े बड़े कंकाल होते थे, उनसे तो पता लगता है भाई। वो कहाँ मिलते हैं? वो ज़मीन के अंदर मिलते हैं। 11:18 हो चुके हैं, नींद आ रही है बहुत तेज़, बट कंप्लीट कर देता हूँ। देन आपको इस एक वीडियो के बाद मैं अगला चैप्टर आऊँगा, सेकंड चैप्टर पे आऊँगा उसके बाद, ठीक है। 3 पन्ने का हो रहा है, अच्छे से समझ लो। 1 घंटे से ऊपर ही हो गया शायद। आपका थोड़ा टाइम ले लिया मैं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बस अच्छे से समझोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप माँ बाप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने इस बच्चे को वीडियो दिखाइए, और ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाली है आपके बच्चे के लिए भी, ठीक है। या इस वीडियो को अगर आप टीवी में चला दें तो ज़्यादा बेहतर है। LED टीवी, स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, उसमें से अच्छे से पढ़ सकता है आपका बच्चा। क्या है ना, आजकल बायजूस, अनअकैडमी, ये सब कई ऐसी कंपनियां हैं जो और अच्छे से पढ़ाती हैं, और मैं इनकी तारीफ़ नहीं करना चाह रहा। पहली बात तो ये जो कंपनियां हैं ना, ये कंपनियां एनिमेशन के साथ पढ़ाती हैं। एनिमेशन के साथ बच्चों को कार्टून के साथ अच्छे से याद तो हो जाएगा, लेकिन एक अच्छे से जो होता है ना, किताब क्यों दी गई है? किताब पढ़ने के दी गई है, एनिमेशन के लिए नहीं दी गई है। हम बच्चों ने जो पढ़ा, हमने इन शब्दों को पढ़ा तब जाके हमें समझ आया। ऐसे ही आपके बच्चे शब्दों को पढ़ेंगे तब समझ आएगा, उनके एक एक बारीकों को पढ़ेंगे। इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, देन समझा रहा हूँ। आगे लिखा है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते थे। वही मैंने बताया कि पहले ज़माने में सॉरी, मतलब आज के ज़माने में जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, जो छानबीन करते हैं, वो हड्डियों का ढूंढते हैं, वो चिड़ियों की, जानवरों के, ऐसे ऐसे चीज़ों को ढूंढते हैं जिससे कि उन्हें इतिहास का पता लग सके कि उस समय क्या, कैसे लोग रहते थे, है ना। ये मैंने बता दिया आपको। पांडुलिपि अभिलेखों, पुरातत्व ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मैंने बताया, मैं सब चीज़ तो पहले ही बता के बैठा हूँ भाई। जो चीज़ हम अगली लाइन में पढ़ने वाले हैं वो मैं 2 लाइन 10 लाइन पहले ही आपको बता दूँ। वही चीज़ इतिहासकार किसे कहा जाता है? जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, उस चीज़ में ग्रेजुएशन करी, उस चीज़ में 12वीं तक पढ़ा, उस चीज़ को फिर ग्रेजुएशन करा, फिर मास्टर्स करा, फिर PhD करी, अब उसको ढूंढने निकल गए, छानबीन करने, तो उसे इतिहासकार बोला जाता है ऐसे व्यक्तियों को। इतिहासकार तथा जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का सुराग में। अच्छा, अतीत एक या अनेक? आपके सवाल आता होगा, क्या हम व्यक्तियों का अतीत एक ही है? अतीत मतलब हम लोगों का इतिहास एक ही है या अनेक है, कई सारे? चलो पढ़ते हैं NCERT क्या बताता है इसके राय में, फिर अपनी राय बताएंगे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा तथ्य, इस तथ्य की ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोग के लिए अतीत का अलग अलग महीने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषियों के जीवन राजा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों से जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है, पहले ज़माने में ना, अब मान लो आज के ज़माने का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ज़माने का बाद में छोड़ो। मैं एक आम आदमी हूँ, यही मैं एक अधिकारी होता तो मेरा जीवन अलग होता। मैं यदि प्रधानमंत्री या एक नेता होता तो मेरा जीवन अलग होता, है ना। या मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता तो मेरा जीवन अलग होता। लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है ना। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि उस समय भी लोगों की जो इतिहास था, लोगों का जो सामाजिक ढांचा था, वो अलग अलग भिन्न था, है ना। कोई व्यापारी था, उसका अलग था, उसकी अलग समस्याएं थी। कोई राजा था, उसकी जीवन शैली अलग थी। कोई कृषि था, उसकी अलग प्रॉब्लम होती थी या उसकी अलग समस्या होती थी। यही बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करते हैं। अंडमान द्वीप ही नहीं, अंडमान एक द्वीप है, हमारे भारत का नक्शा मान लो,
मैं मान लो एक भारत का नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ अंडमान एक द्वीप है, हमारे पास एक अंडमान द्वीप है, आइसलैंड बोलते हैं, तटीय द्वीप। आइसलैंड ही नहीं, हमारे पास जितने भी ये जो कोस्टल लाइन है हमारी, मतलब ये पानी से सटी जितनी भी लाइन है, समुद्र के पास जितनी भी हमारी ये राज्य है, वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं ना, जो समुद्र के किनारे जो रहते हैं, वो अधिकांश रूप से मछली पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, या फिर जो पानी में पाए वाले जीव पाए जाने वाले जीव होते हैं, सब्जियों से ज़्यादा वो चीज़ खाते हैं, क्योंकि वहाँ उस चीज़ का व्यापार ज़्यादा है, उस चीज़ की कमी नहीं है उनके पास, तो जिस चीज़ की कमी नहीं है उस चीज़ का वो प्रयोग करते हैं। तो उस समय भी ऐसे होता था। उदाहरण के लिए इन्होंने उदाहरण हमारा एक अंडमान द्वीप का दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। अच्छा, ये लिखा है इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य वपूर्ति। हाँ, अब यही अगर हम शहर में, अब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में क्या है, मुझे निर्भर होना पड़ता है, मुझे हर चीज़ के लिए ना जाना पड़ता है। मेरे आसपास कोई नदी नहीं है कि भाई मैं गया, मछली पकड़ी, घर पे आया, बनाया, खा लिया। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, बट बता देता हूँ, सब्जी खेत नहीं हम पे, है ना, कि मैं यहाँ उगा लूँ। शहर में 25 गज या 100 गज की ज़मीन ले लो, वही बहुत बड़ी बात है। 1000 बीघे पे कहाँ खेती करेंगे शहर जैसी जगह में, दिल्ली जैसी जगह में। तो हमें निर्भर रहना पड़ता है एक दूसरे पे, हमें दुकानों पे जाना पड़ता है, वहाँ से हम चीज़ें उठाते हैं, तब घर में बनता है, तब हम खाते हैं, है ना। गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में हम खुद से हर चीज़ कर लेते हैं, अधिकांश रूप से खुद से हर चीज़ कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों, लेखा लोकजोगा लिखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों को द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारियों, मछुआरों, संग्राहक। अब हम देखो, हम किन के बारे में जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। हम किन के बारे में जानते हैं, हम सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं, एक से एक राजाओं के बारे में जानते हैं। लेकिन हम एक आम आदमी की ज़िंदगी नहीं जानेंगे, कृषि कैसे रहते थे। हम बस उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया जहाँ से आज रहते हैं वैसे उस समय रहते थे, या फिर इससे भी बुरी दयनीय तरह से रहते थे, है ना, बुरी तरह से रहते थे। क्या पता उन पे पैसे ना हो, उन पे उस समय भी कर्ज हो बहुत ज़्यादा, या दबदबा हो किसी को। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इस तरह का कोई वर्ष बताओगे या बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। आप सोचते हो कि भाई ये 2023 चल रहा है, ये 2023 ही क्यों चल रहा है, हम तो कई साल से रह रहे हैं ना, हम तो हजारों साल से रह रहे हैं ना। तो भैया जब अंग्रेज आए हमारी धरती पे मतलब जब अंग्रेज ने अपनी बुद्धि का विकास करा, जैसे हमने भी अपनी बुद्धि का विकास करा, लेकिन हमने अपनी तक सीमित रखा। अंग्रेजों ने उस चीज़ को एक्सपेंड करा, अपने देश के साथ साथ अन्य देशों में फैलाया। तो अंग्रेज का मतलब शिट, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, सॉरी गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, ईसा मसीह मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे, उनको माना जाता है कि जब वो पैदा हुए, जिस साल वो पैदा हुए, वो 0 साल था। क्या साल था? 0। उनके जन्म के बाद जितने भी साल हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके 500, 1000, फिर 2000 और आज 2023, मतलब 2023 साल पहले हमारे जीसस क्राइस्ट, जो ईसाई धर्म के ईसा मसीह थे, वो पैदा हुए। उस दिन से हमें तिथि का अनुमान लगाया जाता है ना। उस दिन से हम तिथि का अनुमान लगाते हैं। वैसे हम तिथि का अनुमान और पहले से लगा सकते हैं अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, लेकिन हम उनकी, पर हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो ग्लोबल नहीं है, मतलब डेट के मामले में। वैसे तो ग्लोबल है, जैसे योगा ले लो, वो चीज़ ग्लोबल है, बट और भी चीज़ें हैं जो ग्लोबल है, लेकिन डेट नहीं है। डेट हम अपने भारत तक ही सीमित रख पाते हैं। तो जो सीमित नहीं है वो है ईसाई मसीह का 0 वर्ष, जो 2023 वर्ष तक का है, जिससे हमें तिथियों के बारे में पता लगता है। लिखा है ना ईसा मसीह, ये जो क्रॉस साइन होता है, आपने देखा होगा, आपके ईसाई अगर दोस्त होंगे तो। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व सभी तिथियों ईसा पूर्व कहा जाता था। अब इनकी जन्म से पूर्व जितनी भी तिथि होती थी उन्हें क्या बोला जाता था? ईसा पूर्व। यहाँ मैं एक लाइन बनाता हूँ,
और ये मैं एक यहाँ लाइन खींचता हूँ, इस चीज़ को बोल देते हैं ये 0 वर्ष। यहाँ ईसा जी का जन्म हुआ, ईसा मसीह का। सॉरी गाइस, थोड़ा रात हो गई है, आँख पूरी नींद चढ़ रही है। तो ये 0 जो है यहाँ पे हमारे यीशु भगवान का, ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहाँ से आगे जितना भी वर्ष बढ़ता गया, 1 2 3 और आज का समय 2023, ये सीधी सीधी तारीख है जो कि सभी बच्चों को याद है ना। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है, इससे पहले क्या बोला जाता है, मतलब जब ईसा भगवान का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले बोला जाता है, भगवान बोल रहा हूँ, भगवान जी मेरे लिए सभी भगवान है ना। तो इससे पहले बात करते हैं 1, अब यहाँ से उल्टी गिनती स्टार्ट होती है, 2 3 4, लेकिन इनके आगे जो होगा ना, इसके आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे, इसके आगे बस हम ईस्वी लगा देंगे, मतलब ईशा के जन्म के बाद वाली तिथि। इसके आगे हम लगाते हैं ईस्वी। 0 के आगे जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं ईशा या ईस्वी, ईशा बोल सकते हैं या फिर ईस्वी, ठीक है। इससे पहले हम बोलते हैं ईशा पूर्व, ईशा, ये हो गया आपका, राइटिंग गंदी है क्योंकि माउस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ से ये 0 है ना, 0 का जो लेफ्ट हैंड है हमारा, सॉरी ये लेफ्ट है ना, हाँ सामने से ये लेफ्ट हैंड है, इधर से जितनी भी गिनतियाँ स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 1000 3000 4000, तो इनके तिथि के आगे हमें ईशा पूर्व लगाना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं है तो बस हम 1 2 3 जो भी सन चल रहा है, जैसे 2023 है, 2023 के आगे हम कुछ तो ऐसा नहीं लगाते ना, ईशा पूर्व वगैरह क्यों लगाएंगे। ईशा पूर्व तो 0 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले है, और जो 2023 चल रहा है उसमें हम लगाते हैं ईस्वी। ये कौन सी सदी चल रही है, 20वीं सदी, ईस्वी ये लगाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। सबको मिटा देते हैं थोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां पेज आ चुका है, इतिहास और तिथियाँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना सवाल आ जाएंगे। हमारा ये कहानी जो है ख़त्म हो चुका है। ये पहली क्लास थी मेरी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करो, लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना। अंग्रेजी में BC बोलो ना, BC, हिंदी में ईशा पूर्व। BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, BCE बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट, सॉरी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा नहीं, यहाँ में हमेशा कंफ्यूजन होता हूँ। बिफोर क्राइस्ट लिखा है ना, BCE ये अंग्रेजी में बोलता है। वैसे भी मैंने पहले ही बोला आपको, हिंदी, आप तो हिंदी मीडियम के छात्र हो, जानना भी जरूरी है, जान सकते हो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब ईसा मसीह के पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD भी लगाते हो, हिंदी में लिखा पाते हो। AD मतलब होता है एनो डोमिनी, नामक दो लैटिन, ये लैटिन भाषा है, मतलब अंग्रेजी का ही उत्पादन का एक शब्द है, ठीक है। इसको आप मेनली आपको क्या याद करने की ज़रूरत है, अगर इंग्लिश में भी याद करें तो BCE बोलो, BC या फिर BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, है ना। AD बहुत कम लगता है, AD लगाते हैं, लेकिन ठीक है BCE सही है। कभी कभी AD की जगह EC तथा BC, है ना, की जगह BCE का प्रयोग होता है। ये अक्षर है, इनको हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली अपने आंसर में, उत्तर में डेट कोटेड कर दोगे तो वही काफ़ी है। अब यह पूछा है कि निम्नलिखित का सुमेल करो, मतलब मिलाओ। नर्मदा घाटी, है ना, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, गंगा घाटी, मिलाने को कहा है। मगध क्या था, मगध था पहला बड़ा राज्य। अगर गलत होऊंगा तो आप सही कर देना, वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, आकिर, संग्राम, गंगा घाटी, प्रथम नगर,
छोड़ो, इसे आगे करते हैं। अगर आपको सिंधु घाटी की सहायक नदियाँ, तो इसमें कई तरह के निम्नलिखित में शामिल करो। अच्छा ठीक, तो कोई भी शब्द यात्रा ऐसा है ना, कभी कभी कुछ हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जो समझ के बाहर होते हैं। अभी सुमेल लिखा है, क्या है ये मुझे भी नहीं है, ये मैचिंग करना है क्या करना है, बट आपको चैप्टर समझ आया है इतना मैं गारंटी देता हूँ, है ना। पंडुलिपियों तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर बताओ। पंडुलिपियाँ क्या होती हैं, जो पत्थरों पे, ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती हैं, है ना। अभिलेख वो होते हैं जो पत्थरों पर लिखा जाता है। पत्ते और पत्थर अलग अलग है। पत्थरों पर वो लिखवाते थे राजा अपनी गथाएँ गाने के लिए कि भैया हम ये जीत गए, वो जीत गए। पंडुलिपियों में हमारी अधिकांश रूप से जीवन शैली लिखी होती थी, औषधि वगैरह लिखी होती थी। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जो आप बता सकते हो। राशिदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। भैया राशिदा के ऊपर ये पूरी कहानी थी। राशिदा की कहानी को आप मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझा सकते हो। राशिदा को अब मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी समझ सकते हो। पुरातत्व द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तु पत्थर की बनी हो सकती है और कौन सी नहीं। पत्थर की क्या बनी हो सकती है, पत्थर की तो वही वस्तुएं बननी हो सकती है ना, जो ज़मीन से खुद ही होके निकली हो। वैसे तो ज़मीन से हर चीज़ निकली होती है, लेकिन अभिलेख हो गया आपका पत्थर से, मटका हो गया, है ना, सिक्के हो गए, ये सब पत्थरों से बने होते हैं। तो ये सब कई तरह के पॉइंट है जो आप खुद पढ़ के लिख सकते हो। साधारण स्त्री तथा पुरुषों अपना कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। क्यों नहीं रखते थे भाई, साधारण जो व्यक्ति लोग होते हैं, मैंने क्या समझाया भैया, हम साधारण लोग होते हैं, हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, हम पे इतना पैसा नहीं होता। तो उस समय भी नहीं होता होगा, उस समय भी जो लोग थे वो साधारण तरीके से जीते थे। तो राजा थे जिनके पास पैसा होता था, वो अपनी गथाएँ लिखवाते थे, कथाएँ लिखवाते थे। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करें जिनसे तुम्हारा अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता पता चलता है। पहला कि अभी राजाओं की ज़िंदगी का पता लगता है, लेकिन कृषियों की ज़िंदगी को कुछ पता नहीं लगता कि कैसे वो रहते थे। यही एक भिन्नता काफ़ी है। अभी आप 6ठी क्लास में, ज़्यादा डीप में ना जाओ। शिल्पकार सबको पता लगाओ, आज रिलीज कम से कम 5 भिन्न शिल्प हुए। भैया ये सब सवाल है, आप भी अपने पे छोड़िए, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं उत्तरों को देने के लिए। सिंधु सभ्यता, नगर, सिंधु सभ्यता के प्रथम 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी, मगध। 99% मेरा चार्ज भी पूरा हो चुका है, मैं इसे निकाल देता हूँ। अभी नहीं निकालता, थोड़ी देर बाद में निकालूंगा, नहीं तो लैपटॉप जो है मेरा हैंग हो जाएगा। तो यहाँ क्लास ख़त्म होती है दोस्तों। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। 2 घंटे की क्लास हो, 1 घंटे की क्लास हो, पढ़ लिया आपने, अच्छी बात है। शायद 1.5-2 घंटे की, 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है एक चैप्टर को लेने में, बट अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ना, मेरा यही आशा करता हूँ। सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना।